तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने बांकेलाल की स्टोरी लेके आया हूँ, लाश की तलाश। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। विशालगढ़ के राज्य उद्यान के एक सुनसान कोने में भड़के छुटके काम बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, किसी को कानो कान खबर न होगी तो फिर यह पेशगी रख लो। शेष काम हो जाने के बाद काम हुआ ही समझें। उधर महामंत्री धर्म सिंह की देख रेख में राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। शाबाश, मुख्य द्वार से पंडाल तक फूलों की दरी बिछा दो। इस सजावट का कारण था राजा विक्रम सिंह के पुत्र का नामकरण समारोह। पूरे नगर के अलावा आसपास के राज्यों के राजाओं को भी रात्रि भोज में आमंत्रित किया गया था। अतः तैयारी जोरों पर थी। 56 तरह के व्यंजन। वाह शरीफ चंद, आज तो दावत का मजा आ जाएगा। महाराज स्वयं महारानी स्वर्णलता के कक्ष में नन्हे राजकुमार के साथ उपस्थित थे। रानी स्वर्णलता, देखना हमारा बेटा एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। ईश्वर करे हमारा बेटा एक दिन चांद की तरह गगन पर चमके। तभी महाराज की जय हो। महाराज, लालगढ़ गांव का कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। कहो द्वारपाल, हमसे क्या काम है। लालगढ़, लेकिन इस समय हम उनसे कैसे मिल सकते हैं। उसे आज हमारी दावत में शामिल होने का निमंत्रण दो। कल संध्या के समय उससे अवश्य भेंट करेंगे। क्षमा करें महाराज, उसकी हालत बड़ी दयनीय है। शायद कल तक वह जीवित न बच सके। क्या? कहाँ है वह व्यक्ति? हमें उससे इसी समय मिलना चाहते हैं। आइए महाराज, चिकित्सालय में राजवैद्य उसे होश में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर जैसे ही राजा विक्रम सिंह वहाँ पहुँचे, आह महाराज, ओह इसकी हालत तो वाकई खस्ता है। राजवैद्य जी, क्या हुआ है इसे? यह भूखमरी का शिकार है महाराज। गुर्दे बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। बचने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। क्या कहा? भूखमरी? क्या हमारे राज्य में कहीं भूखमरी से भी लोग मर रहे हैं? महाराज की जय हो। महाराज, मैं लालगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम लखिया है। महाराज, लालगढ़ को वीरान होने से बचा लीजिए। वहाँ भयंकर सूखा अकाल पड़ा है। गिद्धों की भूखी निगाहें गिरती हुई लाशें ढूंढ रही है। अगर आपने शीघ्र ही वहाँ अनाज पानी की व्यवस्था न की तो सैकड़ों इंसानों की हत्या का पाप आपके सिर होगा। हे राम! इतना कहते ही उस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इस जानकारी के पश्चात राजा विक्रम अत्यंत गंभीर हो उठे। फिर बोले, ओह यह कैसा दुर्भाग्य है। हम यहाँ दावतों का प्रबंध कर रहे हैं और उधर लालगढ़ के निवासी भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं। महाराज, हमें लालगढ़ के निवासियों के लिए तुरंत ही भोजन पानी व धन की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ देर बाद महामंत्री धर्म सिंह के साथ 10 बैलगाड़ियों में खाने पीने का सामान व धन लाद दिया गया है महाराज। लेकिन एक समस्या है। इस सारे सामान को किसकी देखरेख में भेजा जाए? मैं स्वयं चला जाता हूँ महाराज। नहीं महामंत्री जी, अगर आप चले गए तो फिर मेहमानों की उचित देखभाल कौन करेगा? और सेनापति भी इस समय सीमा की गश्त पर है। तभी महाराज विक्रम सिंह की विशेष सलाहकार हंसमुख ने वहां प्रवेश किया और कहा, महाराज आप हमारे बांकेलाल जी को क्यों भूल रहे हैं? इस कार्य के लिए बांकेलाल से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बांकेलाल जी, वाह हंसमुख, तुमने तो हमारी समस्या चुटकी बजाते हल कर दी। गुस्ताखी माफ महाराज, बंदा इसी बात की तो तनख्वाह पाता है। महामंत्री जी, आप फौरन बांकेलाल को हमारे पास भेजिए। उधर बांकेलाल उस समय बदन को कसरती बनाने में लगा हुआ था। हे लाल लंगोटी वाले, अगर तेरी कृपा का भंडार इसी तरह खुला रहा तो मैं जल्दी ही इस लायक बन जाऊंगा कि मशहूर गामा पहलवान को भी चुनौती दे सकूंगा। जय बजरंगबली। और भोले शंकर, तुमसे तो केवल इतना ही प्रार्थना है कि बस तुम मुझे काम धाम से कुछ दूर ही रखना। जय भोले शंकर। और तभी संकट की घड़ी आन पड़ी। अरे महामंत्री धर्म सिंह जी, आप आइए आइए। खुसट कहीं, बांकेलाल जी आपको तुरंत महाराज ने याद किया है। खुसट कहीं कोई मुसीबत गले डालने तो नहीं आया? महाराज ने, ओह आप चलिए, मैं अभी पहुंचता हूं। जी, लेकिन कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। आप शीघ्र राज दरबार पहुंच जाएं। महामंत्री के जाते ही बांकेलाल तैयार होकर राज दरबार की ओर चल पड़ा। ओह, समझ में नहीं आता कि ये सारे महत्वपूर्ण काम मेरे ही सिर क्यों मन दिए जाते हैं। न जाने आज कैसा कार्य होगा महाराज को मुझसे। ओह, मेरा बांकेलाल आ रहा है। राजा विक्रम सिंह के सामने पहुंचकर बांकेलाल ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम का उत्तर देते हुए विक्रम सिंह बोले, बांकेलाल, तुम्हें इसी समय अनाज, जल, फल व धन से लदी 10 बैलगाड़ियां लेकर लालगढ़ जाना है और भूखमरी के शिकार लालगढ़ के निवासियों के लिए राहत शिविर स्थापित
करना है। 10 सैनिक तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ जाएंगे। 10 सैनिक बुरे फंसे महाराज का हुक्म टाला नहीं जा सकता। लेकिन अचानक कुछ सोचकर बांकेलाल कह उठा, महाराज आपको तो पता ही है कि मैं अपना कार्य अकेला ही करता हूँ, इसलिए अगर आप लालगढ़ मुझे अकेले ही 10 बैलगाड़ियों लेकर जाने दे तो बड़ी कृपा होगी। हमें तुम पर नाज है बांकेलाल, तुम शीघ्र ही रवाना हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। और फिर कुछ ही देर बाद मैंने सारी बैलगाड़ियों को एक दूसरे के पीछे बांध दिया है। अब जहाँ पहली बैलगाड़ी जाएगी वहीं बाकी की 9 भी जाएगी। वाह ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करे। इस प्रकार बांकीलाल लालगढ़ की ओर चल पड़ा। वाह यह हुई ना कोई अक्लमंदी की बात। बड़े दिनों से महल में पड़ा ऊब रहा था, अब कुछ दिन किसी दूसरे नगर में चैन की बंसी बजाऊंगा। लालगढ़ वासियों को मरने दो भूखमरी से। उधर लालगढ़ में चारों ओर भुखमरी फैली थी। हे भगवान हम पर रहम कर, बरसा दे रिमझिम सावन की झड़ी, या फिर इसी पल हमें मौत दे दे। भूख प्यास अब और बर्दाश्त नहीं होती। लगता है हम सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पानी आह। हौसला रखो भाइयों, लखिया हमारा संदेश विशालगढ़ तक अवश्य पहुंचा देगा और महाराज हमारी मदद के लिए कुछ उपाय अवश्य करेंगे। लेकिन कुछ दिन और यूं ही बीत गए। अब तो लालगढ़ के निवासियों की हालत और भी खस्ता हो गई। उफ, लगता है लखिया हमारा संदेश महाराज तक नहीं पहुंचा पाया, अन्यथा महाराज हमारी मदद के लिए अन्न जल अवश्य भेजते। पानी। काश हम गांव छोड़कर ही कहीं चले गए होते। कैसी बात कर रही हो पार्वती, पुरखों की जमीन को क्या ऐसे ही छोड़ जाते? हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। जबकि लालगढ़ के निवासियों की मुसीबत से दूर बांकेलाल राग रंग में डूबा था। शीघ्र ही बांकेलाल ने सारी जमा पूंजी अपने ऐसो आराम में उड़ा डाली। फिर एक दिन, ओह केवल कुछ ही स्वर्ण मुद्राएं बची है, अब मुझे महल लौट चलना चाहिए। 10 खाली बैलगाड़ियों एकत्रित कर वह वापस महल लौट पड़ा। राह में क्यों न लालगढ़ भी होता चलूं, कोई कहानी गढ़कर वहां के लोगों को सुना दूंगा और इन बची खुची मुद्राओं से थोड़ा भोजन खरीद कर उन्हें सौंप दूंगा, वरना वे मेरी शिकायत करने विशालगढ़ भी तो पहुंच सकते हैं। ऐसा सोच उसने बैलगाड़ियों को रुख लालगढ़ की ओर कर दिया। उधर लालगढ़ के निवासी अब मृत्यु की प्रतीक्षा में ही जी रहे थे कि अचानक एक तीव्र अट्टहास वहां गूंज उठा। हे भगवान, अब यह कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है? नजर उठी तो सामने खड़ा था एक भयंकर राक्षस। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। ओह राक्षस, अब तो इतना दम भी नहीं रहा कि उठकर भाग सकें। राक्षस की बात सुनते ही लालगढ़ के निवासियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। सभी लगभग एक ही स्वर में चिल्ला पड़े, राक्षस भाई हम पर रहम करो और जितनी जल्दी हो सके हमें खाकर अपनी भूख शांत कर लो। आए, यह तो स्वयं मरने पर उतारू हैं और इनमें तो इतना भी दम नहीं दिखता कि उठकर खड़े भी हो सके। लगता है ये खुद कई दिनों के भूखे प्यासे हैं। इन भूखे कंकालों को खाने से तो अच्छा है कि मैं खुद भूख से मर जाऊं। अरे राक्षस भाई, जीवित छोड़कर कहाँ चल दिए? इसी पल उनमें से एक चौंक कर कह उठा, अरे शायद कोई बैलगाड़िया का काफिला है। बैलगाड़ी के उस काफिले को देखकर गांव वालों के अलावा 2 व्यक्ति के चेहरे और खिल उठे थे। बांकेलाल आ गए छुटके, तीर कमान कस ले। कमबख्त न जाने इतने दिनों बाद क्यों पहुंचा। हमारा तो खाना पीना भी कल शाम से खत्म हो चुका है। इसे छलनी करने में मैं अब देर नहीं लगाऊंगा, जरा निकट तो आने दे इसे। उधर बांकेलाल के निकट पहुंचते ही सब ने उसे चारों ओर से घेर लिया। यह देख बांकेलाल गंभीर होकर बोला, भाइयों मेरा नाम बांकेलाल है। मुझे आपकी हालत देखकर सचमुच बहुत रोना आ रहा है, लेकिन मैं क्या करता। विशालगढ़ से लालगढ़ के रास्ते में भीषण आंधी तूफान में फंस गया था। सारा खाना पानी भी बर्बाद हो गया। जो कुछ बचा है उसे लेकर सीधा चला आ रहा हूँ। 2 दिन से मैंने भी अन्न का दाना नहीं चखा। आपसे विनती है कि इस भोजन को ग्रहण करें और मेरी शिकायत महाराज से मत करें, वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा। यह सुन गांव का मुखिया प्रसन्न होता हुआ बोला, अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप देरी से यहाँ पहुँचे। क्या मतलब? जी हाँ बांकेलाल जी, अगर आप यह खाद्य सामग्री लेकर पहले ही आ गए होते तो आज शायद हम जीवित न रहते। मैं कुछ समझा नहीं। मुखिया ने राक्षस के आने से लेकर भूखे ही चले जाने की बात उसे बताने के साथ ही कहा, अगर आप आज से पहले भोजन ले आते तो यकीनन हम उसे ग्रहण करके स्वस्थ हो जाते। इस अवस्था में वह राक्षस हमें अपना भोजन बनाए बिना न छोड़ता। ओह तो यह बात है, आप तो हमारे लिए जीवन दाता बनकर आए हैं। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, फिर भला शिकायत कैसी?
बोलो बांकेलाल की जय। वाह रे प्रभु, तेरी माया यहाँ भी अपना चक्कर चला दिया। उसी पल आखिर मेरा शिकार मिल ही गया। अरे बाप रे, यह राक्षस तो फिर लौट आया। मर गए। इन सब में तो मैं ही सबसे हट्टा कट्टा हूँ। यह मुझे बिना डकार लिए ही हजम कर जाएगा। कहाँ फंस गया रे मैं। उसी क्षण छोड़ दे तीर, यह गया। और बांकेलाल उछल कर राक्षस के पांव में गिर पड़ा। राक्षस जी, कृपा कर मुझे जाने दो। मुझे खाकर तो आपका जायका ही बिगड़ जाएगा। आप चाहें तो बैलगाड़ियों से जूते सारे बैल खा लीजिए, लेकिन 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 आए। आह, भागो। ओह, अगर मैं ठीक समय पर राक्षस के पांव में न गिर पड़ता तो ये सभी तीर मेरे सीने में आ धंसते। राक्षस मारा गया, राक्षस मारा गया। लालगढ़ निवासियों ने बांकेलाल को प्रसन्नतापूर्वक खड़ा किया। फिर बोले, आपने तो कमाल कर दिया बांकेलाल जी। राक्षस को किस चतुराई से मार डाला। मैं लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपके दोनों साथी भाग क्यों खड़े हुए। और अभी बांके कुछ कह पाता कि तभी आकाश तेज गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर देखते ही देखते काले काले बादल उमड़ घुमड़ आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आहा, भगवान ने हमारी सुन ली। अब कोई भूख प्यास से नहीं मरेगा। बांकेलाल जी के शुभ चरण हमारे लालगढ़ में पड़ते ही हमारी सारी मुसीबतें दूर हो गई। बोलो बांकेलाल की जय। बोलो इंद्र देवता की जय। अब तो मुझे तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। फिर बांके अपनी जय जयकार सुनने के लिए वहाँ नहीं रुका और बैलगाड़ी लेकर वापस विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। आखिर वो ठीकना और लंबा व्यक्ति कौन थे जो मेरी जान लेना चाहते थे। और जब बांकेलाल महल पहुंचा, अरे बांकेलाल जी, आप लौट आए। आपको तुरंत महाराज के पास भेजने की आज्ञा है। महाराज के पास? ओह। मुख्य द्वार पार कर बांकेलाल जैसे ही आगे बढ़ा कि अरे बांकेलाल जी, आप तुरंत महाराज से मिल लें। कमाल है, जो भी मिलता है वही महाराज के पास जाने को कहता है। कुछ और आगे बढ़ने पर, ओह बांकेलाल जी, आप लौट आए। आपको फौरन महाराज से मिलना चाहिए। और महाराज के कक्ष में पहुंचते पहुंचते बांकेलाल का हृदय एक आशंका से कांप उठा। बांकेलाल, उफ, कहीं महाराज को मेरी लालगढ़ वाली कारगुजारी का पता तो नहीं चल गया। बांकेलाल, कहाँ चले गए थे तुम नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे यहाँ क्या क्या घट गया है। आखिर हुआ क्या महाराज। महामंत्री धर्म सिंह का खून हो गया है और लाश भी गायब है। ख ख खून, महामंत्री जी का खून, लाश गायब है। मुझे पूरी बात बताइए महाराज कि आखिर हुआ क्या है। सुनो, यह उस दिन की बात है जिस दिन तुम लालगढ़ रवाना हुए। महामंत्री धर्म सिंह जी मेहमानों की आओ भगत में लगे हुए थे। उधर मेहमानों के लिए भोजन तैयार हो रहा था, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधान रसोइये शरीफ चंद के ऊपर थी। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सभी मेहमानों के आने तक सारे व्यंजन तैयार हो जाने चाहिए। तभी, ओह महामंत्री जी आप। हाँ, मैं तेरी योजना समझ चुका हूँ दुष्ट। मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल न थी, लेकिन अब मैं तुझे सजा दिलवाए बिना नहीं छोड़ूंगा। ओह, तब तो मुझे आपका खेल ही खत्म करना पड़ेगा। खचाक, आह। इतना सुनते ही शरीफ चंद भय के मारे जोर जोर से चीख पड़ा। खून खून, महामंत्री जी का खून हो गया, महामंत्री जी का खून। क्या? पलक झपकते ही यह खबर हम तक भी पहुंच गई और हम यह खबर सुनकर सकते में आ गए। क्या क्या कहा? महामंत्री धर्म सिंह जी का खून हो गया? हे प्रभु, महामंत्री जी का खून। हम भागे भागे वहां पहुंचे। शरीफ चंद ने डरते डरते हाथ के संकेत से हमें बताया, उधर वहां पड़ी है महामंत्री जी की लाश। ओह, हम सैनिक के साथ उस स्थान पर पहुंचे। कहाँ है लाश? लाश यहीं होनी चाहिए थी। हत्यारे ने यही महामंत्री पर छुरे का वार किया था। यह देखिए महाराज, खून। उफ, इसका मतलब ये सच कह रहा है कि यहाँ महामंत्री जी का खून किया गया है। लेकिन शरीफ चंद, अगर यहाँ खून हुआ है तो फिर लाश कहाँ गई? और जब काफ़ी देर तक किसी को समझ में यह रहस्य न आया तो हमने आदेश दिया, सैनिकों, लाश की तलाश में महल का चप्पा चप्पा छान मारो और हत्यारे को ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजो। हत्यारा किसी भी सूरत में बचकर निकलना नहीं चाहिए। जाओ, जल्दी करो। जो आज्ञा महाराज। हम चप्पे चप्पे की तलाशी शुरू कर देते हैं। अपनी बात समाप्त करते हुए राजा विक्रम सिंह अत्यंत परेशान स्वर में बोले, और इस सब के बावजूद भी न तो अभी तक हत्यारे का कोई सुराग लगा है और न ही महामंत्री जी की लाश का। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा बांकेलाल, हम क्या करें। ओह, यह तो सचमुच बहुत ही बुरा हुआ। चलो, अच्छा हुआ उसी कमबख्त खुसट के कारण लालगढ़ में मेरे प्राण जाते जाते रह गए थे। अब आया मजा। लेकिन प्रकट में वह बोला, किंतु महाराज, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लाश की तलाश और हत्यारे की खोज करना तो गुप्तचरों का कार्य है। नहीं नहीं बांकेलाल, अब यह कार्य उनके बस का नहीं रहा। अब हम चाहते हैं कि इस गुत्थी को अब तुम सुलझाओ। मैं
और मरता क्या न करता, मजबूर होकर बांकेलाल को ओखली में सिर देना ही पड़ा। अब हत्यारा बांकेलाल की तीक्ष्ण नजरों से बचकर नहीं जा सकता। खुसट खुद तो चला गया, साथ में मेरी जान भी आफत में डाल गया। उसी रात बांकेलाल की नींद एकाएक ही किसी के पुकारे जाने पर खुल गई। कौन है? इतनी रात गए मुझे कौन पुकार रहा है? बांकेलाल, 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 बांकेलाल। कौन है भाई? सामने क्यों नहीं आता? यह मैं हूँ बांकेलाल, महामंत्री धर्म सिंह। महामंत्री धर्म सिंह की लाश? बाप रे! भूत 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 भूत। कुछ ही देर में पूरे महल में जाग हो गई। राजा विक्रम सिंह बांकेलाल के कक्ष की ओर दौड़े। यह आवाज तो बांकेलाल की ही है। फिर बांकेलाल, बांकेलाल उठो, कहाँ है भूत? भूत भूत, बचाओ बचाओ, यहाँ तो कोई नहीं है। उधर वो रहा। ओह, वह तो आईना है। बांकेलाल उठो, तुमने अपनी ही शक्ल देखी होगी और अंधेरे में वह तुम्हें भूत जैसी लगी होगी। क्या? लेकिन महाराज, मैंने महामंत्री जी का भूत देखा है, वे मुझे पुकार रहे थे। महामंत्री जी का भूत? यह तुम क्या बक रहे हो बांकेलाल? भूत? महामंत्री जी का भूत? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, ऐसा लगता है कि मृत्यु के पश्चात महामंत्री की आत्मा अभी भी भटक रही है। तुम्हें अवश्य ही वहम हुआ है। चलो अब सो जाओ, सुबह उठकर तुम्हें हत्यारे व लाश की तलाश करनी है। और हाँ, दरवाज़ा भीतर से बंद कर लेना। ठीक है महाराज। इसका मतलब मैं सचमुच में स्वप्न देख रहा था। इतना कहकर महाराज तो चले गए, लेकिन इधर बांकेलाल का दिमाग एक नई खुरापात करने की सोच रहा था। मिल गया, इस मनहूस काम से पीछा छुड़ाने का मौका मिल गया। अगर मैं महल में महामंत्री के भूत का प्रचार कर दूं तो सब लोग महल छोड़कर चले जाएंगे और मैं चुपके से भीतर आकर आराम से यहाँ रहूँगा। वो मारा पापड़वाड़े को। उसी रात प्रधान रसोइये शरीफ चंद के कक्ष में। उफ, कौन है? लौकी? अचानक एक सरसराता हुआ टमाटर उसकी नाक पर आकर फूट गया। भयभीत शरीफ चंद के मुंह से घिघियाई सी आवाज़ निकली, कौन है? इसी क्षण एक खरखराती आवाज़ वहां गूंज उठी। मुझे नहीं पहचाना शरीफ चंद? मैं हूं महामंत्री धर्म सिंह। तूने मुझे मरते हुए तो देखा, लेकिन मुझे बचाने की कोई चेष्टा नहीं की। मूर्ख! अब मैं तुझे भी मारकर प्रेत योनि में शामिल कर लूँगा। नहीं नहीं, बचाओ! अरे कोई है, बचाओ! भूत 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 भूत। अब यह लाबादा छिपा कर चलूं शरीफ चंद की खबर लेने। कुछ ही देर में, अरे शरीफ चंद, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बांकेलाल जी, मैंने भूत देखा है, महामंत्री का भूत। महामंत्री का भूत? जी हाँ बांकेलाल जी, वह मुझे मार डालेगा। मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ महल छोड़कर। रात्रि के अंतिम पहर पर अचानक राजमहल के उद्यान के माली की नींद टूट गई। इस समय कौन होगा बाहर? द्वार खोलते ही गायब। जरूर कोई आसपास छिपा है और मुझे बूढ़े से मजाक कर रहा है। दूसरे ही पल माली के गले से चीख निकल गई, आ और बचाओ बचाओ मुझे! तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इस खरखराते स्वर को सुनकर माली की घिघी सी बन गई। वह हकलाया सा बोला, कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? मुझे नहीं जानता मूर्ख, मैं महामंत्री धर्म सिंह का भूत हूँ। आज मैं तेरा गरम गरम लहू पीऊँगा। और भूत का नाम सुनते ही मालिक चीख मारकर बेहोश हो गया। बांकेलाल ने तुरंत रस्सी छोड़ दी। चलो, यह भी अच्छा हुआ कि अब बेहोश हो गया। अब इससे पहले कि कोई इधर आ निकले, मुझे इसके पाँव से रस्सी निकाल लेनी चाहिए। और जैसे ही बांकेलाल ने रस्सी निकालकर झाड़ियों की ओर फेंकी कि चीख की आवाज़ इधर से ही आई थी। अरे, वह कौन खड़ा है? बांकेलाल जी, आप? मैं तो यहाँ चीख की आवाज़ सुनकर आया था, किंतु अब तुम देख क्या रहे हो? जल्दी से इसे उठाकर राजवैद्य के पास ले चलो। और फिर होश में आते ही माली अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहाँ से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे सैकड़ों भूत पड़े हो। अरे सुनो तो राम सिंह, कहाँ भागे जा रहे हो? यह महल अब भूतिया महल बन गया है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। रातों रात भूत का इतना प्रचार हो गया कि सूरज उगने से पूर्व ही महल के आधे कर्मचारी महल छोड़कर भाग चुके थे। अगले दिन, बांकेलाल, यह सब क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा। मैं तो केवल इतना कहूँगा महाराज कि इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। फिर स्वयं मैंने अपनी आंखों से भी भूत देखा है। महाराज, मेरी तो राय है कि यह महल खाली करके आप भी दूसरे महल में चले जाएं। मैं इस रहस्य का पता लगाने की चेष्टा करूंगा, लेकिन अगर इसी बीच आपको कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। भूतों का क्या भरोसा, वह किसी के साथ कैसी भी दुष्ट हरकत कर सकते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, अब हम इस महल में नहीं रहेंगे। अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? अतः हम सब
ने यहाँ से जाने का निश्चय किया है। हम आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं महाराज कि आप भी यह महल छोड़कर दूसरे महल में चले जाएं। ये ठीक कहते हैं महाराज। और इस प्रकार राजा विक्रम सिंह दूसरे महल में आ गए। वाह, मेरी योजना सफल हो गई। अब आज रात ही मैं चुपके से यहाँ से गायब होकर महल जाऊँगा, जहाँ मुझे किसी लाश की तलाश में सिर नहीं खपाना पड़ेगा। उसी रात बांकेलाल पुराने महल में आ गया। आहा, कितनी शांति है यहाँ। अब कुछ दिन चैन से कटेंगे, बाद में देखी जाएगी। आधी रात के समय अचानक बांकेलाल की नींद उचट गई। अरे, यह कौन है? शायद कोई चोर कक्ष में घुसने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन महल में तो इस वक्त मैं अकेला हूँ। बाप रे, अब क्या होगा? वे तीनों व्यक्ति बड़े ही रहस्यमय ढंग से भीतर आ गए। उसके निकट पहुंचकर उसने उनमें से एक बोला, क्या इसे जगाएं? नहीं, ऐसे ही उतार दो गर्दन। जल्दी कर, गर्दन मर गए बांके बेटा। अब तो बड़के का छुरे वाला हाथ ऊपर उठा, लेकिन इससे पहले कि वह नीचे आ पाता, एक आवाज़ वहां गूंज उठी। खबरदार, कौन है? यह आवाज़ तो अरे महामंत्री धर्म सिंह की है। उफ, हाय, भूत भूत भूत! महामंत्री धर्म सिंह? ठहरो बांकेलाल, मैं भूत नहीं हूँ। और तुम अपनी जगह पर खड़े रहना हंसमुख, तुम्हारा भांडा अब फूट चुका है। हंसमुख, महाराज का विशेष सलाहकार? बांकेलाल, देख लो, मैं भूत नहीं हूँ, असली महामंत्री धर्म सिंह हूँ। लेकिन आगे की कहानी तुम्हें हंसमुख बताएगा। क्यों हंसमुख? मुझे क्षमा कर दीजिए महामंत्री जी, मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। अपराध? यह सच है बांकेलाल जी कि आपकी प्रसिद्धि देखकर मैं ईर्ष्या से जल उठा था। फिर एक दिन मुझे बदला लेने का मौका मिल गया। लखिया महाराज से पहले मेरे हाथ लग गया। कौन हो तुम? महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? हुजूर, मुझे इसी क्षण महाराज से भेंट करनी है। लालगढ़ में भयानक सूखा व अकाल पड़ा है हुजूर। मैं महाराज से बहुत से प्राणों की भीख मांगने आया हूँ। लालगढ़ के विषय में जानने के बाद मैंने उसे महल में जाने दिया और सोचा, वाह, महाराज लालगढ़ के लिए रसद अवश्य भेजेंगे। और अगर ये रसद लेकर बांकेलाल लालगढ़ जाए और वहाँ अब बांकेलाल नहीं बचेगा। संयोग से अगले दिन राजकुमार का नामकरण समारोह भी था। मैंने बड़के और छुटके को बांकेलाल का काम तमाम करने का कार्य सौंप दिया। लेकिन हंसमुख जी, अगर रसद लेकर कोई और चला गया तो तुम देख लेना, रसद लेकर बांकेलाल ही जाएगा। वाह, फिर तो हमारा काम आसान होगा। हम पहले ही लालगढ़ पहुंच जाएंगे और मौका लगते ही। इस प्रकार सारी योजना तो बन गई, लेकिन बड़के छुटके बांके को समाप्त न कर सके। ओह, तो वे तीर मुझ पर बड़के छुटके नहीं चलाए थे। आगे की कहानी तुम्हें मैं सुनाता हूँ बांकेलाल जी। बड़के छुटके को तुम्हारी हत्या का कार्य सौंपकर हंसमुख शराब में इतना डूब गया कि अपने कक्ष में जोर जोर से बोलने लगा, अब बांकेलाल को कोई नहीं बचा सकता, मेरा पद अब कोई नहीं छीन सकता। संयोग से उसी समय मैं वहाँ से गुजर रहा था। अभी मैं कुछ सुनने का प्रयास करता कि हंसमुख कक्ष से बाहर निकलकर एक तरफ चल दिया। इसको रोककर पूछना होगा कि बांकेलाल के साथ इसने क्या षड्यंत्र रचा है। मैंने उसे रोका। मुझे देखकर वह चौंक पड़ा। ओह महामंत्री जी, आप? हाँ, मैं तेरी योजना समझ चुका हूँ दुष्ट। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल न थी। और मुझे अपने सामने देख हंसमुख ने घबराकर छुरा निकाला और मुझ पर वार कर दिया और एक तरफ बंधे घोड़ों की ओर दौड़ पड़ा। तभी शोर मच गया, खून खून, महामंत्री जी का खून हो गया। वह मुझे उसका पीछा करना होगा। मैंने घोड़े पर उसका काफ़ी दूर तक पीछा किया, लेकिन एक स्थान पर वह एकाएक मेरी निगाहों से ओझल हो गया। अरे, कहाँ गया कमबख्त? तभी वृक्ष के ऊपर से फिर हंसमुख ने मुझ पर हमला कर दिया। आह! मैंने हंसमुख का मुकाबला करना चाहा। तभी वहाँ किसी के आने की आहट पर हंसमुख वहाँ से भाग खड़ा हुआ। खून अधिक बह जाने के कारण मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैंने स्वयं को एक मुनि की कुटिया में पाया। मैं कहाँ हूँ महात्मन? घबराओ नहीं, अब तुम ठीक हो जाओगे। पूरी तरह स्वस्थ होने में मुझे कुछ समय लग गया। फिर जब मैं महल पहुंचा, अरे, बांके तो ठीक ठाक है। इसका मतलब हंसमुख का षड्यंत्र विफल हो गया। और तब मैंने सोचा, इसका मतलब हंसमुख फिर से षड्यंत्र करेगा। क्यों न मैं अभी कुछ दिन और दुनिया की निगाहों से छिपा रहूं और हंसमुख को रंगे हाथों पकड़ूं। ऐसा सोच मैं वापस चल पड़ा और फिर रात होते ही मैं अपनी योजना तुम्हें समझाने तुम्हारे कक्ष की खिड़की पर पहुंचा और तुम्हें पुकारा, बांकेलाल, बांकेलाल। लेकिन तुमने मुझे भूत समझ लिया और शोर मचा दिया। मुझे वहां से भागना पड़ा। ओह, बांके ने सब गड़बड़ कर दी। फिर अगले दिन ही मेरे भूत का प्रचार आरंभ हो गया। मेरा भूत महल में देखा गया। आश्चर्य है, मुझे लगा कि कहीं इसमें भी हंसमुख की कोई चाल तो नहीं। फिर एक दिन महल खाली हो गया और मैंने तुम्हें रहस्यमय ढंग से महल में दाखिल होते देखा। अब जब महल में कोई नहीं रहा तो बांके भीतर
क्यों जा रहा है? मैं अभी महल में घुसने की सोच ही रहा था कि तभी ये तीनों शैतान भी महल में मुझे घुसते दिखाई दिए। ओह, ये शैतान भी यहाँ, मामला कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद तो तुम जानते ही हो बांकेलाल कि क्या हुआ। उफ, मेरी चैन व आराम से रहने की सारी योजना चौपट हो गई। अब तो मुझे ऐसा नाटक करना पड़ेगा कि जैसे महामंत्री की लाश की तलाश मेरा मतलब महामंत्री को पता मैंने ही लगाया है। सहसा महामंत्री ने पूछा, बांकेलाल, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, जब सब लोग महल छोड़कर चले गए थे तो तुम वापस यहाँ क्यों आ गए? वह वो इन्हीं दुष्टों की तलाश में महामंत्री जी। लालगढ़ में बड़के छुटके के आक्रमण के बाद मुझे इनके षड्यंत्र का आभास हो चुका था। तब मैंने सोचा कि आपके भूत का प्रचार करके यह महल खाली करवा लूँ, फिर अकेला पाकर हत्यारे मुझ पर आक्रमण अवश्य करेंगे। अगर आप कुछ देर और न आते तो मैं मार मार कर इनका सुरमा बनाने वाला था। ओह, आप महान है बांकेलाल जी, और मैं मूर्ख आपकी योजना न समझ सका। यही मौका है। और इसी पल हंसमुख महामंत्री पर टूट पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ भी समझने का मौका नहीं दूंगा महामंत्री। अब तुम दोनों मरोगे और इस महल में मैं रहूंगा। वाह उस्ताद, क्या हाथ चलाया है, खत्म कर दो दोनों को। लेकिन ठीक उसी पल एक तीव्र झटके से धरती हिल उठी। ओह, यह क्या भूकंप! भागो बांकेलाल, बाप रे, आज तो मरे बेटा बांके। दोनों जैसे ही कक्ष से बाहर निकले कि कक्ष की छत भरभरा कर गिर पड़ी। और तेज दौड़ो बांके, तभी झटका खाकर दोनों गिर पड़े और गिरते ही बांकेलाल बेहोश हो गया। ठीक उसी क्षण महल की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई। और जब बांके को होश आया, आह, मैं कहाँ हूँ? हमारे दूसरे महल में। अरे महाराज, आप उठो बांकेलाल, अब तुम ठीक हो? हाँ बांकेलाल, महामंत्री ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर हम सब लोग पुराना महल छोड़कर इस नए महल में ना आ जाते तो ना जाने आज क्या अनर्थ हो जाता। भूकंप ने सब कुछ तहस नहस कर डाला है वहाँ। लेकिन बांकेलाल, तुमने अपने प्राणों को संकट में क्यों डाला? अगर अकेला पाकर वे हत्यारे तुम्हें, ओह, मेरे कारण ये सब बच गए। लानत है मुझ पर। काश इन्हें महल से बाहर ना करके खुद चला गया होता तो शायद इस दूसरे महल का मालिक मैं ही होता। लेकिन अब तो पासा पलट चुका था। अतः बांकेलाल नई बात बनाकर बोला, नहीं महाराज, दरअसल मुझे भूकंप में महल ढह जाने की पूर्व जानकारी कुछ दिनों पूर्व स्वप्न में भगवान शंकर के कारण हो चुकी थी। लेकिन मैं चाहता था कि महामंत्री जी की लाश की तलाश व हत्यारों की खोज भी लगे हाथों कर ली जाए। अब आप तो जानते ही हैं कि भगवान शंकर की मुझ पर कितनी कृपा है, और इसलिए मैं अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता। वाह बांकेलाल, आज तो तुमने हमें अपना गुलाम ही बना लिया। और तब राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की, साथियों, उस दिन महामंत्री जी के कारण हमने अपने पुत्र का नामकरण समारोह रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब यह समारोह अगले सप्ताह मनाया जाएगा, जिसमें बांकेलाल जी राजकुमार के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच कर रखेंगे। इनाम की जगह नाम। लानत है बांके तेरी किस्मत पर। बोलो बांकेलाल की जय। समाप्त।